हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर में जो थे केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज थे, जो लेवेजर और प्रॉस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और उनके लिए क्या लॉज होने चाहिए। ठीक है, किस नियम के हिसाब से ये जो एटम है, सॉरी एटम नहीं, जो एलिमेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं, ये केमिकल रिएक्शन बनाते हैं या दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किस बेस पे ये मिल रहे हैं, इनके पीछे क्या लॉज हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रूल था या लॉ था वो दिया था सबसे पहले आपके एंटोनी लेवियोजर ने 1774 में। तो वो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या था कि जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। ओके, दूसरे जो वर्ड्स हैं उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि जो कोई केमिकल प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, उसमें जो मास है रिएक्टेंट का, देख लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे A+B। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो इनका जो वेट है लिखा हुआ है, एक का 1 kg है, एक का 2 kg है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो टोटल जो वेट था, मास था उनका, वो कितना हो गया 3 kg। तो यही ये कह रहे हैं कि जो मास होता है रिएक्टेंट का वो क्या होता है, वो होना चाहिए, वो मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मास और जो रिएक्टेंट का मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ दिखा रखा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 12, और जो ऑक्सीजन का होता है वो हो गया 32 ग्राम में कर रखा है ये। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिएक्टेंट का जो सम होगा वो आएगा 44 ग्राम। तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपका 44 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो है आपका 44 ग्राम, तो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो भी आपका 44 ग्राम ही रहेगा, उससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो ये आपका लुइस प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। तो इन्होंने बोला था क्योंकि जो कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉरी डिफरेंट नहीं है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास, तो उनका एक अपना डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। मतलब अगर उनका जो वो रेशियो है, अगर उससे वो थोड़ा सा भी अगर हट गए तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, वो कुछ और बन जाएगा। ओके, इसमें एग्जांपल में जैसे दिखाया भी गया है H2O। ठीक है, तो H2O जो पानी होता है, चाहे आप पानी कहीं का भी ले लीजिए, आप रेन वाटर ले लीजिए, आप पॉन्ड वाटर ले लीजिए, वेल का ले लीजिए या किसी मड का वाटर ले लीजिए, उसका जो हमेशा जो रेशियो होगा वो आपका 1:8 ही होगा। ओके, उसका रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर उसके रेशियो में कुछ डिफरेंस आ गया तो वो प्रोडक्ट ही कुछ और बन जाएगा। ओके बच्चों, तो यही इन्होंने कहा रखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वाटर और वे कंटेन सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो जो वन मॉलिक्यूल है वाटर जो कंपाउंड का, ठीक है, वो हमेशा, ठीक है, जो उसका रेशियो रहेगा 1:8 ही रहेगा। ओके, एक मॉलिक्यूल का बोल रही हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है अभी, कि जो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होगा, आप चाहे आप कहीं से भी लो, ठीक है, तो उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। तो यहाँ पे वाटर के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये लॉ उन पर बैठता है, ठीक है, सभी में बैठता है, उसमें नहीं बैठता, सभी में बैठता है कि एक फिक्स जो रेशियो होता है वही एक क्या कर रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अगर उस रेशियो से वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, अब है आपका, इसके बाद है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम क्या होता है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इसको देखिए बच्चों, एटम क्या होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, तो एटम क्या होता है कि एटम एक बहुत छोटी पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, माना बाद आपने कोई एलिमेंट ले लिया,
माना गोल्ड ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड के आप चाहे कितने भी आप स्मॉल पीसेस कर दो, एक छोटा सा पीस ले रहे हो उसके आप बहुत छोटा 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 बहुत कितना छोटा भी तोड़ दो तो वो गोल्ड में ही टूटेगा, ठीक है। उसका जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो गोल्ड ही होगा। तो जो एलिमेंट का एक छोटा पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको आप एटम कहते हैं, ओके। और ये किसी केमिकल रिएक्शन में ये बाहर लिख सकते हैं एटम्स, लेकिन और ये क्या हो सकते हैं, ये फ्री और जो फ्री स्टेट में नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे आपको और क्लियर हो जाएगा इसके आगे जब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वैसे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के, कौन से मैटर के, एलिमेंट और कंपाउंड के, विच कैन एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट, जो आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। फ्री स्टेट में मतलब जैसे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को आप देख सकते हो, सॉरी मतलब एयर है वो, ठीक है। तो आपको पता है कि उसका ये फॉर्मूला है, लेकिन एटम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एटम को आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये एटम है, ठीक है। वो एक सबसे छोटी यूनिट है बच्चों, ओके। द नेक्स्ट वन इज़, इसके बाद है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद जो सेकंड, जो पहला तो आपका ये जो लॉ था केमिकल, जो सबसे पहला था आपका लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके बाद जो सेकंड था वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा, एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। 1808 में इन्होंने अपना जो लॉ दिया था, ये दिए थे इन्होंने थ्योरी जो दी थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में, तो सुन लीजिए। पहला था, उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ भी लो, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लो, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आप लोग भी जो है, ठीक है, तो वो एक जो उनका जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उससे कहा जाता है एटम, ओके। तो एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल मतलब उसको आप और छोटा नहीं कर सकते हो, एटम ही सबसे छोटी यूनिट होती है, ओके। जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट को आपने छोटा किया तो छोटा करके जो एलिमेंट के बाद जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम ही होती है, और एटम को और आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये बॉर्डर उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में। तो थर्ड वन इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट होता है, सॉरी जो एटम होता है किसी एलिमेंट का, ठीक है, किसी एलिमेंट, माना मैं ऑक्सीजन का मैं बता रही हूँ कि इसका एक एटम है, ठीक है, तो वो सेम नहीं होता है। सेम मतलब अब ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो नाइट्रोजन के एटम के बराबर उसका ना मास होगा ना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओके। अब नाइट्रोजन का जो मास होगा, नाइट्रोजन के एटम का जो मास होगा वो अलग होगा, और जो ऑक्सीजन के जो एटम का मास होगा वो अलग होगा। वैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑक्सीजन के एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, और जो नाइट्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एटम के, ठीक है, वो अलग हुई। तो वही इस थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। फोर्थ है आपका एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी हाँ, तो जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स का उनके डिफरेंट मासेस होते हैं एंड डिफरेंट, सॉरी, और डिफरेंट क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके। सॉरी, ये जो आपका थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में ये था कि जो एटम है किसी गिवन एलिमेंट का वो क्या होगा, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो एटम है किसी एलिमेंट का, किसी ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसका जो मास और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपके एलिमेंट के बराबर ही होंगी, ओके, उसी की तरह होंगी।